लो जी, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, दो वायर्स उसके साथ निकली हुई है। अब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करना शुरू कर दें, तो इनके मूव करने की वजह से फिर देखो ना, मूवमेंट है, मूवमेंट के अंदर एनर्जी आएगी। तो वो जो एनर्जी है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी। बल्ब का काम क्या है कि वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करा देती है लाइट एनर्जी के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे लाइट एनर्जी बना के आपको दे देगी। तो बल्ब एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके आपको देगी। तो हमने बस करवाना क्या है कि ये जो वायर्स आपने इसके अक्रॉस लगाई हैं, इन वायर्स के अंदर आप लोगों ने मूवमेंट कॉज करनी है किसी तरीके से। इन वायर्स के इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। तो अब ऐसे तो नहीं है कि आप उसको उल्टा पकड़ के सीधा कर दो, सीधा पकड़ के उल्टा करो तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ऑब्वियसली ऐसे मूव नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। इसका एक एंड उठा के आप बहुत ही लो पोटेंशियल के ऊपर चले जाओ। मसलन इसकी वोल्टेज मैं कर दूं जीरो इन अ केस। एक एंड की वोल्टेज बहुत ज़्यादा लो हो जाए और जो दूसरा एंड है उसकी वोल्टेज लेट आप बहुत ज़्यादा हाई कर दो, कि जितनी भी करो वो आपकी अपनी मर्जी है। मसलन मैं यहाँ पे इसकी वोल्टेज 6 वोल्ट पे ले जाता हूँ। 6 वोल्ट का मतलब ये है कि मैंने इन दोनों जो एंड्स हैं इनके अक्रॉस 6 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी है। ठीक है, तो 6 वोल्ट की मैं बैटरी लगाऊंगा तो 6 वोल्ट की बैटरी की वजह से क्या होगा, एक बहुत ही ज़्यादा लो पोटेंशियल पे चला जाएगा, एक पूरे 6 के पोटेंशियल के ऊपर चला जाएगा। तो लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो बैटरी का काम क्या है, बैटरी खुद भी अगर आप देखो, तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक एक्सप्लेन किया कि अगर ये एक बैटरी है, तो इस बैटरी का एक जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा लो पोटेंशियल पे होता है, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो बहुत हाई पोटेंशियल पे होता है। जितने की ये बैटरी होती है उतने हाई पोटेंशियल पे। लेट से मैं कह रहा हूँ 6 वोल्ट की बैटरी, तो ये 0 पे होगा और ये 6 पे होगा। मैं कह रहा हूँ 12 वोल्ट की, तो ये 0 पे होगा, ये 12 वोल्ट के ऊपर होगा। तो एक एंड उसका बहुत लो पोटेंशियल पे होता है और एक एंड उसका बहुत हाई पोटेंशियल पे होता है। जैसे ही हम इसको अटैच कर देते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो सर्किट के भी जो दोनों एंड्स हैं, अब इसका ये एंड इसके साथ अटैच हो गया और ये वाला एंड इसके साथ अटैच हो गया। इसका मतलब ये है कि सर्किट के भी दोनों एंड्स को लो और हाई पोटेंशियल पे ले जाता है। तो फिर जब अपने लो और हाई पोटेंशियल पे लेके जाता है, तो फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से जो कोई भी आपका इक्विपमेंट होता है, फैन है, लाइट है, कुछ भी है, वो फिर सारी चीज़ आप चलवा लेते हो। समझ आ गई बच्चों इस बात की? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आज क्लियर हो गया बच्चों? किसी ने कुछ पूछना है इसमें से? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये आपके पास एक थ्योरी है पोटेंशियल डिफरेंस की। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टेज भी आम जुबान के अंदर बोलते हैं, वोल्ट्स भी बोलते हैं, वोल्ट इसका यूनिट है। और पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह के जितने वर्ड्स हैं वो इसी के लिए आएंगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब आपको एक बैटरी के क्रॉस, जाहिर सी बात है बैटरी है ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपको किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, या आपको इन सेंस किसी भी चीज़ का अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है यूजुअली, दैट इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो? वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस यूजुअली। लेकिन वो आपको कहता है, पहले पैराग्राफ के अंदर पोटेंशियोमीटर के ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर अपनी रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर अपनी रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। अब वो जो रेजिस्टेंस है वो क्या करती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास ज़रा है ना, वो काम खराब हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी बुक से। ये इससे बिल्कुल अगले ही चैप्टर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो एक इसी के अंदर है शायद। आपको ना वो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर करके बताता है कि वोल्ट मीटर किस तरीके से काम करता है। ये रहा वोल्ट मीटर। तो ये देखो, ये ये क्या लिखा हुआ है, ये उफ, ये देखो आप, यहाँ पे आपके सामने उसने मेंशन की हुई है ये बात, कि अगर आप ये देखो, ये लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर इन अ सीरीज विद अ हाई रेजिस्टेंस एक्ट्स एज अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कुछ भी नहीं होता, आपने एक सिंपल गैल्वेनोमीटर लेना होता है, उस गैल्वेनोमीटर के साथ आप लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हो। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी हाई होगी ये वोल्ट मीटर उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उसका मतलब वोल्ट मीटर उतना मतलब खराब रिजल्ट देगा आपको, लाइक लेस एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को हम लोगों ने अटैच करा दिया
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा दी। इसका मतलब ये है कि जो वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी है वो डिपेंड कर रही है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल भी थोड़ी सी भी कम रह गई है खास स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वोल्ट मीटर है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अब हाई रेजिस्टेंस कितनी है और कितनी होनी चाहिए, तो हम इतनी ज़्यादा मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर के अंदर अक्सर हमारे पास कमी रह जाती है कि हम लोग कितनी रेजिस्टेंस लगाएं और उसकी एक्यूरेसी के ऊपर। तो अगर आपने वोल्टेज मैयर करनी है तो वोल्ट मीटर आपको 100% एक्यूरेट वोल्टेज मैयर करके नहीं देगा। वो मैयर करने के लिए जो चीज़ आप लोग इस्तेमाल करोगे दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप लोग इसको अच्छे तरीके से मैयर करा सकते हो, अदरवाइज आप उसको मैयर नहीं करा सकते। समझ आई बच्चों इस बात की? ठीक है, तो अगर आपने किसी चीज़ को एक्यूरेटली मेजर कराना है, पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कराना है, तो एक्यूरेटली मेजर कराने के लिए आप उसको पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करोगे। और वैसे तो सूडो के लिए हम लोग यूजुअली जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हम लोग कर जरूर लेते हैं, लेकिन अगर हमने को ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कराना है तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में वापस आते हैं और मैं फिर वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, अब पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या है कि पोटेंशियोमीटर से आप लोगों ने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से है कि एक जो रेफरेंस का सेल है वो आपने सामने लगाया होता है, उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस आपने खास रेजिस्टेंस लगाई हुई है, और रेजिस्टेंस के आगे आपने लगाया हुआ एक वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के साथ लगाने के बाद आपने आगे एक जॉकी रखी हुई है। ये वोल्ट मीटर नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली गिलवानोमीटर है। वेट, मुझे देख रहे हैं ऐसे ज़रा, यहाँ पे लिखा तो उसने वो वोल्ट मीटर ही हुआ है। खैर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसका सर्किट जो है उस सर्किट के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे उसने लगाई हुई है एक बैटरी। ठीक है, एक रेफरेंस के लिए उसने एक बैटरी लगाई हुई है। इस बैटरी के दोनों एंड्स को आपने आगे आपने लगा दिया है एक खास रेजिस्टेंस के साथ। रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यू है उसके साथ अटैच करा दिया। वो अटैच कराने के बाद फिर आगे आपने यहाँ पे उसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कराया है, और अटैच कराने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे एक जॉकी ले ली है। जॉकी का मतलब क्या है? जॉकी एक ऐसा एंड होता है, खास एंड, कि आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास रेजिस्टेंस है ना सारी, ये इतनी सारी आपके पास रेजिस्टेंस लगी हुई है। जॉकी इज जस्ट लाइक अ पेन। मतलब यहाँ से ये वायर जा रही है ना, ये वाली अगर आप वायर देखो ये वायर ही जा रही है। वायर को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया, और अटैच करने के बाद आगे समझ लो कि ये वो वायर जा रही थी, इसके आगे आपने कोई एक छोटा सा पेन लगा दिया। ठीक है, और पेन की जो टिप है वो भी कंडक्टर है, इसका मतलब इसके अंदर से करंट गुजर रहा है। बस आपने उसको इंसुलेट कर दिया। अब इस पेन की टिप आप जहां पे रखना चाहो रख सकते हो। इसका मतलब इस पेन की टिप को मैं इस पॉइंट पे भी रख सकता हूँ, इस पॉइंट पे भी रख सकता हूँ, इस पॉइंट पे भी रख सकता हूँ, इस पॉइंट पे भी रख सकता हूँ। जॉकी समझ आई सबको बच्चों? जॉकी क्या चीज़ है कि मैंने उस वायर को आगे एक चीज़ के साथ अटैच करा दिया, और उस चीज़ को मैंने हाथ में पकड़ लिया। ठीक है, अब मैं उसको पूरी रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं पे भी टच करा सकता हूँ। समझ आई बच्चों? पता चला इसका? यस सर। यस सर। तो ये जॉकी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पीछे आप लोगों ने अटैच करा देनी होती है उस वो वायर, जो वायर पहले से आ रही है, और आगे उसको आपने पेन की तरह से हाथ में पकड़ लेना होता है। आप उसको डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, उस रेजिस्टेंस के ऊपर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर जब आप चेक करोगे तो आप इसको, अब ये काम किस तरीके से करता है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, काम ये इस तरीके से करता है, तो इसके लिए आप लोगों ने जो चीज़ है, आप लोगों ने इस तरीके से इसको देखना होता है कि जो इसकी पोजीशन है, गैल्वेनोमीटर की पोजीशन है, वो जीरो पे चली जाए। ठीक है, आपने इसको दो पार्ट्स के अंदर इसको इजीली डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब डिवाइड किस तरीके से करना है मैं आपको इसका मैकेनिज्म जरा बोर्ड के ऊपर जाकर क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, तो आपने किया क्या? आपने क्या ली, सेंटर के अंदर एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मैं आपको वो रेजिस्टेंस बना के दिखा देता हूँ। तो आपने ली बहुत ज़्यादा सारी, आप लोगों ने ये बहुत सारी रेजिस्टेंस ले ली। ठीक है, ये एक हाई रेजिस्टेंस सेंटर में लगी हुई मौजूद है। ठीक है, इसके ये दो एंड्स निकले हुए हैं। इसके ऊपर एक आपने रेफरेंस सेल लगा दिया। ठीक है, रेफरेंस सेल अब कौन सा होगा? रेफरेंस सेल वो होगा जिसकी वोल्टेज आपको पहले से पता है। ठीक है, ये एक रेफरेंस सेल लगा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रेफरेंस के लिए आपने यहाँ पे एक सेल लगाया। ठीक है, रेफरेंस के लिए सेल लगा दिया। रेफरेंस के लिए सेल लगाने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसकी तरफ से जो दूसरी वायर निकली हुई है, उस दूसरी वायर के आगे आपने लगा देना है वो जो आपका नॉर्मल वाला सेल है। ठीक है, जिसकी आपने वोल्टेज मैयर करनी है। इसको हम लोग ई एक्स से लिख रहे हैं, इसकी वोल्टेज आपने फाइंड आउट करनी है।
ये लिखने के बाद फिर आप आगे इसके लगाओगे एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद आपने इसके आगे एक जॉकी लगा दिया। ठीक है, अब जॉकी किस तरीके से होगी, इट इज़ जस्ट लाइक अ पेन, इस तरह से पेन की तरह से आपको होगा, और आपकी इसकी टिप आगे निकली भी है तो आप इसको हाथ में पकड़ के इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब आप करते क्या हो, आप लोग इस तरीके से करते हो कि आपने ये रेफरेंस वाला जो सेल है ई एक्स, इसको यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ सॉरी रेफरेंस वाला सेल ये ऊपर है जिसका वोल्टेज आपको पता है, जो आपको कंप्लीटली पता है, और जिसको आपने फाइंड आउट करना है वो आपने ई एक्स की फॉर्म में यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद अब आप क्या करोगे, इस जॉकी को उठाओगे, आपने सबसे पहले इस पोजीशन पर रखना है, एक पॉइंट के ऊपर रखोगे, गैल्वेनोमीटर है ना, मैं गैल्वेनोमीटर भी साथ आपको बना के दिखा देता हूँ। गैल्वेनोमीटर के ऊपर इस तरीके से रीडिंग्स लगी हुई है डिफरेंट। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में इसकी नीडल है, और ये इसकी नीडल इस तरह से जा रही है। ठीक है, आपने क्या करना, आपने इस जॉकी को उठा के इसके एक एंड के ऊपर लगाना है। जैसे ही आप एक एंड के ऊपर लगाओगे तो इसकी जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चली जाएगी, किसी एक एक्सट्रीम के ऊपर चली जाएगी, मतलब बिल्कुल एंड वाली पोजीशन पे चली जाएगी। जब आप इसको उठा के इसके दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ पे लगाने की वजह से जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो अब इस एक्सट्रीम एंड के ऊपर चली जाएगी, अब वो इस दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही वो इस दूसरे एंड पे पहुंच जाएगी, इसका मतलब एक एंड पे लगाने से एक तरफ चली जाती है, दूसरे एंड पे लगाने से दूसरी तरफ चली जाती है। अब बात यह है कि आप लोगों ने कोई ऐसा पॉइंट इसके दरमियान में ढूंढना है। आपने इसको लेफ्ट से स्टार्ट कर लो चाहे राइट से स्टार्ट कर लो, इसको स्टार्ट करके फिर यहाँ पे टच करो, फिर आप यहाँ पे टच करो, फिर आप यहाँ पे टच करो, फिर आप यहाँ पे टच करो। आपने इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टच करना है, और अल्टीमेटली आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेना है, कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर जाके, लेट से मैं कहता हूँ कि ये वो पॉइंट है, आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर स्टॉप्ड रहे, रुक जाए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर बिल्कुल सेंटर के अंदर जाकर रुक जाएगी, वो जो पॉइंट आप लोगों ने ढूंढना है वो आपने मेजर कर लेना है। क्या मैंने बताया समझ आई इसकी? बच्चे इसका मैकेनिज्म मुझे समझाओ, कोई कोई एक बच्चा बताया मैंने क्या बताया, बच्चों कौन बताएगा? हेलो हो तुम लोग? वहां बच्चे आप बताओ जरा, समझ आई कि नहीं आई, मैं रिपीट करूं? यस सर, आ गई है। आ गई है, हाँ तो मुझे बताओ ना कि क्या करना है हम लोगों ने, किस तरीके से ये काम करता है। ये जो गैल्वेनोमीटर के लास्ट पर अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर अगर किसी रेजिस्टेंस के साथ लगा देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो हम्म, बिल्कुल लेस पॉइंट पर लास्ट पे चली जाएगी। ठीक और है, अगर हम इसको दूसरी साइड पर लगा देंगे राइट साइड पर तो ठीक है, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो दूसरी तरफ चल जाएगी। ठीक और है। हमने इसको फिर सेंटर पॉइंट में लेके आना तो वो हम्म, हम रेजिस्टेंस के सेंटर में लगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस जॉकी को, इसका नाम जॉकी है, मैंने इसलिए लिख दिया, शायद आप लोगों को उस तरह से समझ नहीं आई थी। मैंने दोनों एंड्स के ऊपर लगाया तो दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर नीडल चली गई। मैंने इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि उस पॉइंट के ऊपर जाके जो है आपका नीडल है वो डिफ्लेक्ट ना करे, ये जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट पे चली जाए। ये सेंटर वाला पॉइंट जीरो होता है ना गैल्वेनोमीटर का, जैसे ये जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर चली जाएगी, उस टाइम के ऊपर आपकी ये जो दो साइड्स हैं ये बराबर हो जाएंगी। दो साइड्स किस तरीके से बराबर होंगी, अब जरा गौर करना है यहाँ पे। यहाँ पे इस जो सर्किट है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने लगा। गौर से देखो, अगर आप ये सर्किट देखो तो इसके दो पार्ट्स बन सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स बन सकते हैं? पहला पार्ट बन सकता है ये वाला पार्ट, ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, और दूसरा इसका हिस्सा बन सकता है इसका नीचे वाला पार्ट, जो इसका एक ये वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये दो हिस्से अब इसके हम बना लेते हैं। ठीक है, अब इन दो हिस्सों को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हाफ रेजिस्टेंस, ये देखो ठहरो जरा, यहाँ से लेके ये जो इसकी हाफ रेजिस्टेंस है, ये हाफ रेजिस्टेंस, और ये वाला पोर्शन जिसके अंदर आपके पास ये एक रेफरेंस वाला सेल आ जाता है, ये एक तरफ हो जाएगा। और जो इसकी हाफ रेजिस्टेंस है और हाफ, और ये जो पिछला रेफरेंस वाला सेल है ये एक तरफ हो जाएगा। यही दो पोर्शंस बन गए ना इसके। सेंटर में तो डिफ्लेक्टिंग पॉइंट आ गया, इसका मतलब ये है कि सेंटर वाले पॉइंट के अलावा जो दोनों साइड्स हैं वो आपस में बराबर हो गई हैं। ठीक है, अब दोनों साइड्स आपस में बराबर किस तरीके से हुई हैं, आप लोगों ने अब क्या करना है, अब आप लोगों ने इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। किस तरीके से इक्वेशन ड्राइव करनी है, दो साइड्स आपके पास बराबर हो गई। अब इस साइड को आप लोग क्या करोगे, इन साइड्स को आप इस तरीके से लिखते हो कि आप क्या करते हो कि जो आपके पास आ जाती है ना ऊपर रेफरेंस वाली वैल्यू और एक वैल्यू, उसको आप एक तरफ लिख लेते हो और दूसरी तरफ आप लोग दूसरी वैल्यू लिख लेते हो। मसलन ई एक्स का मतलब वो चीज़ हम लोगों ने जो फाइंड करनी थी, इसको डिवाइड कर देते हैं हम एल पे, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय
कैपिटल एल। इसको मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, देखो ई एक्स है अननोन रेजिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट कर रही है और इसकी एक खास लेंथ मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखो, बल्कि एल ना लिखते हैं, बल्कि आपने ना वो अभी रेजिस्टेंस के तौर पर पढ़ा है, तो मैं आपको रेजिस्टेंस से लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैपिटल रेजिस्टेंस। दो तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं। एक तरफ आ जाती है रेफरेंस वाली वैल्यू और उसके नीचे एक रेजिस्टेंस आ जाएगी जो उसकी साइड की रेजिस्टेंस है। बिल्कुल इसी तरह से एक तरफ ई एक्स आ जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती है दूसरी साइड की रेजिस्टेंस। मतलब ये है, मतलब इसका ये हुआ कि कहाँ गया वो तुम्हारा बोर्ड, ये देखो यहाँ पे ये हुआ कि इसकी ये वाली जो साइड है, इतनी वाली जो साइड है, इसकी रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल आर से लिख दिया, ठीक है। और जो दूसरी साइड की रेजिस्टेंस है उसको हम लोग लिख देते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं स्मॉल आर से। इसका मतलब ई एक्स और स्मॉल आर का आपस में रिलेशनशिप बन गया और जो ये कैपिटल आर है इसका इस वाली के साथ एक रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को मैं इस कैपिटल ई से डिवाइड करा दूंगा और ये वाली जो ई एक्स है इसको मैं स्मॉल आर से डिवाइड करा दूंगा। समझ आई बच्चों, यस और नो बच्चों, हेलो, नो। नो, जी, हाँ एक दफा रिपीट कर दे। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखो आपने ये सर्किट को हाफ कर दिया, ये सर्किट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया इस पॉइंट के थ्रू। ये जो एक पॉइंट आप लोगों ने ढूंढ लिया है ना, जिस पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पे चली जाएगी, इस पॉइंट के थ्रू आपने सर्किट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तरफ एक ये वाली रेजिस्टेंस आ जाती है और इसके साथ ये ऊपर ये रेफरेंस वाली वोल्टेज है। दूसरी तरफ ये स्मॉल वाली रेजिस्टेंस आ जाती है और उसके साथ ये आपके पास जो फाइंड आउट करनी है वो वाली वोल्टेज है। तो हम इन दोनों की रेशोज लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी वाली रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज की वैल्यू है यानी कि ई, उसको डिवाइड कर देते हैं कैपिटल आर के ऊपर और इसको हम इक्वलाइज कर देते हैं ई एक्स के साथ और इसको डिवाइड कर देते हैं हम स्मॉल आर के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के जो दोनों पार्ट्स हैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे पे डिवाइड कर दिया। वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस करना है हमने, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस एक तरफ भी कर लिया और वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस दूसरी साइड पे भी कर लिया। तो E ओवर R एक तरफ बन जाएगा इक्वल्स टू ई एक्स ओवर आर, ये दूसरी साइड पे बन जाएगा। तो दो वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंसेस को हमने डिवाइड करके आपस में इक्वलाइज करा लिया। और इक्वलाइज क्यों कराया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो दोनों साइड्स इस सर्किट की बन चुकी हुई हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। और क्यों बराबर हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जीरो के ऊपर जाके नीडल जो है वो स्टॉप कर गई है। पता चला बच्चों इस बात का? यस सर। यस सर, बाकियों को भी पता चल गया? बाकियों को पता चल गया? चल गया, जी ठीक सर हो गया। चले गए, जल्दी जल्दी कर दे क्यों जल्दी जल्दी में क्या है? सर, मेरा मोबाइल ऑफ हो जाना है। शाबाश है। अच्छा ठीक है, तो देखो अब अगर आप देखो गौर से देखो तो इसके अंदर ये ई की वैल्यू हमें पता थी, इसको मैं बार बार रेफरेंस कह रहा था। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू हम लोग को पहले से पता है। मसलन यहाँ पे मुझे पता था कि इसकी वोल्ट वैल्यू लेट से 6 वोल्ट है, ठीक है। अब इस वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू और इस वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी आपको पता है। किस तरीके से आपको पता है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। ये दोनों भी नोन है। तो आखिर में हमारे पास क्या चीज़ बच जाती है, ये ई एक्स की वैल्यू। तो ये ई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है ना फॉर्मूले के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा ई एक्स डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6 ओवर 2। तो ये ई एक्स इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इसकी रेफरेंस वैल्यू जो आपको सेल जिसकी वैल्यू चाहिए वो आप लोग उसकी वोल्टेज इजीली मेजर कर सकते हो, ठीक है। बच्चों पता चला इस बात का? यस और नो? यस सर। यस चल गया पता। अब आपको मैंने इसकी दो और आखिरी बातें बतानी है। देखो ये इस सर्किट के अंदर ये जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार कह रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस है, ये असल में रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब है रेजिस्टेंस ही, लेकिन ये क्या है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं फिर मैं आगे चलता हूँ। ये असल में रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है, ये असल में लेंथ की वैल्यू है। और किस तरह की लेंथ की वैल्यू है मैं आपको इसका थोड़ा सा ना इसकी एक डायग्राम दिखाता हूँ, मुझे शायद यहाँ पे गूगल में मिल जाए। ठहरो जरा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को ना इसकी ओरिजिनल डायग्राम दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगी कि ये असल में है क्या चीज़।
ये भी नहीं है। हाँ, डिफ्लेक्शन मेथड लिख के बताता हूँ। इसमें भी क्लियर नहीं है, गूगल गूगल के ऊपर उसकी इमेजेस प्रॉपर नहीं है। खैर मुझे बनाना पड़ेगा, बनाता हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा, किस तरह से है जी वो इस तरह से है कि यहाँ पे ना एक लंबी वायर लगी हुई है, आप यूँ समझ लो सिंपल, बल्कि आपको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर नहीं डालता, सेम वही डायग्राम, और इसके अंदर बस एक लंबी वायर लगी हुई है। वायर किस तरीके से लगी हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे सारी सारी डायग्राम वैसे ही, ये ऊपर आपने एक रेफरेंस का सेल लगाया है, रेफरेंस का सेल लगाने के बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आप यहाँ पे एक लंबी सारी वायर लगा देते हो, ठीक है। ये एक मैंने ब्लैक वायर लगा दी है, ठीक है। वायर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब नीचे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे आने के बाद मैंने वो उसी तरीके से बैटरी लगाई, और बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे मैंने वो गैल्वेनोमीटर लगाया और यहाँ से मैंने जॉकी बना के इसके ऊपर लगा दी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वायर और रेजिस्टेंस आपस में बराबर हैं? तो तकरीबन बराबर ही है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेंथ। ऐसे ही है ना कि कोई भी एक वायर है उसके अंदर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज़्यादा, और उसकी वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम। तो इस जॉकी को मैं ये असल में ये कोई रेजिस्टेंस है, सच पूरी रेजिस्टेंस नहीं है, ये असल में एक वायर ही लगी हुई है। इसी वायर के डिफरेंट पॉइंट्स को मैं चेक करता रहता हूँ कि कहाँ पे जाके आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। तो लेट से ये वाली मेरे पास वो वायर है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर आ जाए। लेट से ये मेरे पास वायर है, मैं बार बार जॉकी को कभी यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ, कभी यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ, कभी यहाँ पे लगा के चेक करता हूँ, तो अल्टीमेटली लेट से मुझे ये पॉइंट मिल जाता है। जैसे ही मुझे ये पॉइंट मिलेगा तो मैं स्केल के साथ मेजर कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये 100 मीटर की वायर है ना, तो मुझे यहाँ पे दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी और इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, इनकी वैल्यू मैं नोट कर सकता हूँ। लेट से ये मेरे पास थी 54 सेंटीमीटर और लेट से ये मेरे पास आ गई 46 सेंटीमीटर। इन केस मतलब मैं बस एक सूडो सी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो मेरे पास इन दोनों की लेंथ आ जाएंगी असल में। तो असल में वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे डिराइव किया है, ये फॉर्मूला इस तरह से होगा, ई एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एल इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, ठीक है। इस तरह से ये असल में फॉर्मूला बनेगा कि स्मॉल लेंथ की वैल्यू भी आपको पता होगी और कैपिटल लेंथ की वैल्यू भी आपको पता होगी, आप स्केल से ये लेंथ मेजर कर लोगे, इस वोल्टेज की वैल्यू आपको पहले से पता है, तो ई एक्स की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो पता चल गया बच्चों, ये असल में रेजिस्टेंस नहीं है, ये है रेजिस्टेंस ही, मतलब वायर जो है उसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको आप इजीली मेजर कर सकते हो, स्केल के साथ उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब पता चल गया बच्चों यस सर। सबको? यस सर। यस सर। तो अभी हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का एक यूज़ पढ़ा है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को इसके दो यूजेस बताए थे। पहला यूज़ मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी वोल्टेज मेजर कर लेनी है, ये असल में इस तरह से आपने इसकी वोल्टेज मेजर कर लेनी है, और दूसरी जगह पे मैंने आपको बताया कि आपने इसको कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब कंपैरेटर के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, आप दो सेल्स को कंपेयर कर सकते हो। दो सेल्स को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, मैं आपको उसका तरीका यहीं पे बता देता हूँ। ये देखो, ये जो डायग्राम है आपके पास, इस वाली डायग्राम के अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, इस वाले सर्किट के अंदर एक छोटी सी चेंजिंग करनी है हमने। वो चेंजिंग हम लोगों ने क्या करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे एक हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट इसके अंदर ऐड कर देना बस। और क्या सर्किट ऐड करना है, हम लोगों ने इसी एंड से एक और वायर निकाल ली है, उस वायर को निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे एक दूसरा सेल लगाना है, और दूसरा सेल लगाने के बाद उसको हम लोगों ने इसके साथ अटैच करा देना है। अब ये जो जॉकी है और ये जो गैल्वेनोमीटर है, मतलब आप समझो कि आपने इसको वहाँ से नहीं बल्कि आपने लेट से इसको यहाँ से अटैच करा दिया, इधर से अटैच कराने के बाद इधर अटैच करा दिया, ठीक है। अब इनके सेंटर में आगे गैल्वेनोमीटर लग जाएगा और एंड में आपके पास जॉकी उसी तरीके से आ जाएगी। अब ये जो आपके पास एक सेल है, मैंने बताया इसको आपने कंपैरेटर के तौर पे इस्तेमाल करना है। इस सेल का नाम हो जाएगा E1 और इस सेल का नाम हो जाएगा E2। आपने चेक करना है कि आया कि इसमें E1 सेल की वोल्टेज ज़्यादा है और E2 की सेल की वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान आप लोगों ने कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन के अंदर मेथड वही सेम है, आपने उसी तरीके से जॉकी लेके यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी।
जब इन दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तो अब यहाँ पे इस वाले सर्किट की और ये नीचे वाले सर्किट की वैल्यू बराबर होगी। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी वो मैं आगे जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो, ये देखो, ये मौजूद है। ये तो आपके पास वही वाली इक्वेशन है ना जो अभी हम लोगों ने पहले वाले के लिए डिराइव की थी। ई आर ओवर आर, और आर ओवर आर रेजिस्टेंसेस तो हैं लेकिन रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लेंथ है, तो वो लेंथ के साथ उसने फॉर्मूला लिख दिया ई एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। ये बना इस तरह से था, ई एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एल इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। तो ये ई एक्स डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू ई इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट ये है अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों सेल्स को रख दिया, ठीक है। दोनों सेल्स को रखने के बाद अब हमारे पास जो उसकी इक्वेशन बनेगी, जैसे हम लोगों ने पिछले की इक्वेशन बनाई है, इसी तरीके से हम लोगों ने दोनों की इक्वेशन बना लेनी है। जो E1 वाला है ना, E1 वाले की सेपरेट इक्वेशन बना लेते हैं और E2 वाले की हम लोग सेपरेट इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। सेपरेट इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, देखो ये वो सर्किट था जहाँ पे हम लोगों ने, मैं थोड़ा दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे नहीं मिटाना चाहिए था, खैर यहाँ पे ये आ गया हमारे पास E1, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा मेरे पास E2, और इस E2 के को मैंने दोबारा यहाँ पे अटैच कराया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, आपके पास E1 की इक्वेशन बनाऊंगा। अब इसको EX की जगह पे मैं E1 लिख दूंगा, E1 डिवाइडेड बाय L1 इक्वल्स टू E, वो जो ऊपर रेफरेंस का सेल जो ऊपर इससे पहले मैंने लगाया हुआ है वो वाला, डिवाइडेड बाय कैपिटल L। ये एक इक्वेशन बनेगी। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा E1 डिवाइडेड E1 इक्वल्स टू E1 equals to E L1 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा E1 की इक्वेशन। इसी तरीके से आपके पास E2 की इक्वेशन सेम बन जाएगी। सेम किस तरीके से बनेगी, E2 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल्स टू कैपिटल E ओवर कैपिटल L। इससे मेरे पास इक्वेशन बनेगी E2 इक्वल्स टू E L2 डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ठीक है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, एक ये इक्वेशन बन जाएगी और एक ये इक्वेशन बन जाएगी दोनों सेल्स की। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करा देना है। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में डिवाइड कराओगे तो डिवाइड कराने से मेरे पास क्या आंसर आएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल्स टू क्या आंसर आया जी, E L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय EL2, ठीक है। ये कैपिटल E इसी से कैंसिल हो जाएगा, ये L इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल मेरे पास इक्वेशन बनेगी, अब वो मेरे पास जगह नहीं है, E1 डिवाइडेड बाय E2 इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। तो ये मेरे पास फिर फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब हम जाके वहाँ पे अपने सर्किट की तरफ देखते हैं कि सॉरी जो हमारी डेरिवेशन बुक में हुई है कि वहाँ पे किस तरीके से किया हुआ है, तो हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं। तो ये देख लो, E1 इक्वल्स टू E L1 ओवर L, E2 इक्वल्स टू E L2 डिवाइडेड बाय L। दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड किया तो आपके पास अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, पता चला इस बात का, यस सर। सबको पता चल गया, यस सर। कंफर्म, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं इसमें से बच्चों, किधर गए हो, मैं पार्टिसिपेंट्स निकाल रहा हूँ, अच्छा सारी, यस सर। यस सर। कहना तुम्हें समझ आई लड़की, हेलो, बस आ ही गई है। हाँ एक ये का क्या मतलब है, कहाँ से नहीं समझ आई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जल्दी बताओ, नहीं आ गई है, मैं सुन लूंगी दोबारा रिकॉर्डिंग। पक्का, अच्छा और कहाँ है सबा, सबा तुम्हें समझ आई बेटा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस करेगी मुझे क्या फायदा उठाया है जान के। किस चीज़ का फायदा उठाया है, कोई बात नहीं, कर ले जो करना है। आप जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चों, तो चलते ही रहे, तो फिर आप अच्छा हमसे सवाल ना करें। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा सवाल, नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा बच्चों सही है, तो पता चल गया इस बात का, मजाक के अलावा सारी बात सही है, क्लियर है ये, माहस माविया बाकी सारे बच्चों, पक्का, जी सर। यस सर। चलो सही है।
तो अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना किस तरीके से है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपने हेडिंग्स बता रहा हूँ इसकी। पहली हेडिंग आपकी आएगी जी कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिर आपने बता देना है कि प्रेफरेंस ओवर वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर भी तो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्रेफरेंस हम इसको क्यों देते हैं। दूसरी बात आ गई। तीसरी बात आ गई हमारे पास इसकी डायग्राम, फिर हम लोगों ने इसकी डायग्राम बना देनी है। चौथे नंबर पे हम लोगों ने इसके फंक्शंस कर लेने हैं, और फंक्शन दोनों मैंने बता देने हैं कि कौन कौन से फंक्शन है। यानी कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी, और दूसरा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटर के तौर पर भी, सेल को कंपेयर करने के लिए भी। ये हो गया, फंक्शन हो गए चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे आ जाएंगे इसके जनाब आपके पास इसकी वो इक्वेशन डेरिवेशन, मतलब इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना। फिर यहाँ पे आपने सिंपल इसका एक ओवरव्यू दिया है। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए वोल्टेज मेजरमेंट शुरू करना है। यहाँ पे आप लोगों ने बता देना है सबसे पहले इसकी डायग्राम बतानी है। डायग्राम बताने के बाद थोड़ी सी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है। एक्सप्लेनेशन बताने के बाद आपने बताना है इसको कि इसका मैकेनिज्म, इसका लाइक प्रोसीजर, कि आप लोग प्रोसीजर क्या इस्तेमाल करते हैं इसको मेजर करने के लिए। लास्ट पे आपने इसका फॉर्मूला बता के इसको एंड कर देना, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो आप लोगों ने वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया है वही काम आपने कंपैरेटर के लिए भी करना है। कंपैरेटर की हेडिंग देनी है, और हेडिंग देने के बाद अगेन उसी तरीके से उसकी डायग्राम बनेगी, उसी तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, उसी तरीके से उसका प्रोसीजर आएगा, और उसी तरीके से उसका आपने फॉर्मूला बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट एक सर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा जी। मैं लीव करने लगी हूँ, क्यों? मुझसे नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, सही है, जाओ तुम सुन लेना बाद में, वो उससे रिकॉर्डिंग से कर। कर अच्छा ठीक है, तो ये देख लो, पता लग गया बच्चों। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहले डेफिनेशन, उसकी प्रेफरेंस, डायग्राम, फंक्शंस दोनों बता देने हैं, और फिर दोनों फंक्शंस को इन हेडिंग्स के तहत एक्सप्लेन कर देना है। हेडिंग्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ आप लोगों ने मुझे चेक भी करा देना है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों सर। ओके, तो इन हेडिंग्स के साथ आप लोगों ने लिखना है, और इसको जब एक फिल करोगे तो आपका एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन इससे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं ये लाइक दोबारा फिर अगला जो हम लोगों ने पढ़ना है उसकी तरफ जाते हैं। ये अगर चाहिए इसका स्क्रीनशॉट, जिस जिसका चाहिए ले लो, मैं पीछे जा रहा हूँ स्लाइड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना। खैर, और तीसरी बुक हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी आज बच्चों? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का क्या करना था? इंग्लिश का हम लोग पहुंचे थे वो चाइना वाला, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, उसका सुन लो थोड़ा सा। यस सर, मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए। क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे बेटा। वो ना मैं अभी ग्रामर आ जाएगी आज तो तक। अच्छा, तुम मुझे बता देती, मैं किसी से लेके तुम्हें सेंड कर देता।